Hello students, today we are going to study the chapter 7th of our book First Flight, that is Glimpses of India. And students, in this chapter we have 3 parts, that is first one is Baker from Goa, and the next one is Coorg, and the third one is Tea from Assam. So today we are going to study the first part, that is Baker from Goa. So students, Baker from Goa, this is a pan portrait. Pan portrait किसे कहते हैं बेटा? जब भी हम कोई करेक्टराइजेशन करते हैं, किसी करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं एंड इट इज़ बीइंग डन थ्रू अ पेन, तो आप पेन से यानी हम रिटर्न वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसे हम लोग पेन पोर्ट्रेट कहते हैं. तो नॉर्मली जैसे हम करेक्टर स्केच लिखते हैं, तो ये एक इस तरीके से करेक्टर स्केच है. और किसका करेक्टर स्केच है? एक गोवा के विलेज बेकर का. बेकर यानी कि हम लोग ब्रेड से रिलेट कर सकते हैं कि ब्रेड को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं. जिसकी अगर हम बात करें, वो स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, यानी गोवन सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है. सो हमें लूसियो रॉड्रिक्स ये बताते हैं कि ब्रेड जो है वो गोवा के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. सो लेट अस स्टार्ट विद in this chapter. Lucio Rodriguez described his childhood experience. He recalls in his childhood how people were fond of breads and from where the bread has come. So यहाँ पर वो start इस पॉइंट से करता है कि उनके जो एल्डर्स हैं, दैट इज आवर एल्डर्स, यानी कि लूसियो रॉड्रिक्स के जो एल्डर्स हैं, ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग, उसने अक्सर उन्हें सुना होता है. रेमिनिसिंग मीन्स थिंकिंग नॉस्टैल्जिकली, वो किसके बारे में सोचते रहते हैं? नॉस्टैल्जिकली, यानी हम किसी के बारे में बहुत चाव से, उसे बहुत फॉन्ड से याद करते हैं. और वो 3 चीज़ों को, अक्सर उनके जो एल्डर्स हैं वो 3 चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट से याद करते हैं. पहला हमारे पास गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज थे, उन दिनों को जब पोर्टुगीज़ वहाँ पर रूल करते थे, यानी पुर्तगाली लोग जो थे वहाँ पर रूल किया करते थे. और पुर्तगालियों को याद करते हैं कि उनके रूल, वो कैसे रूल करते थे. और तीसरी चीज़ जिसको वो याद करते हैं वो है लोव्स ऑफ ब्रेड के पीसेस. तो यहाँ पर लोफ, जो हम पूरा बंच होता है, दैट इज अ लोफ, और सिंगल ब्रेड को कहते हैं. और यहाँ पर हम बंच को जब पीसेस में काट देते हैं, एंड द प्लूरल ऑफ लोफ इज लोव्स. सो दोज ईटर्स, यानी कि जो ब्रेड खाने वाले थे, ऑफ लोव्स might have vanished but the makers are still there. So ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो खाने वाले थे वो वैनिश हो गए, मीन्स नाउ दे डोंट एग्जिस्ट, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन अभी बनाने वाले बाकी हैं, जिन्होंने शुरू किया था और जो इनिशियली इस प्रोसेस को लेकर आए थे, खा रहे थे, वो चले गए हैं. लेकिन अभी भी ये जो बनाने की प्रोसेस है वो क्या बन चुकी है? वो गोवा की लाइफ के पार्ट एंड पार्शल बन चुकी है, एसेंशियल पार्ट बन चुकी है. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. और हम यानी कि गोवा के लोगों के बीच में ही मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स हैं. सो हमारे पास, हम समझे कि ब्रेड बनाने में 3 प्रोसीजर्स मेन होते हैं. मिक्सिंग यानी इंग्रेडिएंट्स, जैसे फ्लोर है, यीस्ट है, सॉल्ट है, इसे हम मिक्स करते हैं. फिर दूसरी प्रोसीजर क्या है? फिर हम उसका आटा लगाते हैं, दैट इज डव, गूंथते हैं, और उस डव को किसी मोल्ड में, किसी सांचे में ढाला जाता है. अब जिस भी शेप की ब्रेड बनाना चाहते हैं उस टाइप की ब्रेड को आप बना सकते हैं. अगर आपका मोल्ड रेक्टेंगुलर है तो आपकी ब्रेड रेक्टेंगुलर बनेगी, अगर सर्कुलर है तो आपकी राउंड बनेगी. तो उस टाइप में हम लोग ब्रेड बना सकते हैं. दोज हु बेक द लोव्स, अगर हम बात करें कि उसके बाद फाइनली सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, फिर मोल्ड में डाला जाता है, एंड फाइनली रेस्ट के बाद उसे बेक किया जाता है. तो ये तीनों प्रोसीजर अभी भी कंटिन्यू है. इसका मतलब है कि ब्रेड अभी भी गोवा के अंदर बन रही है. यही वो डिस्क्राइब करना चाहता है.
अक्सर ये सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि व्हाट द सेंटेंस मीन्स, व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे, क्या कहना चाहता है। तो यही चीज जो है हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि थ्रू दिस लाइन, इस लाइन से वो ये कहना चाहता है कि ब्रेड का जो प्रोसीजर है वो अभी भी कंटिन्यू है। फिर यही चीज वो दूसरे सेंटेंसेस से कहना चाहता है, जैसे कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कि जो पुराने जमाने के और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस यानी भट्टियां जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी चल रही हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, फायर जो यानी कि हमें फर्नेस भट्टी जलाने के लिए फायर चाहिए, वो अभी भी उसमें जल रही है, वो अभी एक्सटिंग्विश यानी सीज यानी बंद बुझी नहीं है। आग अभी भी जल रही है और आग कब जलेगी, जब ब्रेड की प्रोसेसर बन कंटिन्यू रहेगी, यानी ब्रेड अभी भी बन रही है। यही चीज वो शो ऑफ करना चाहता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अगर हम लोग थर्ड और जिंगल की बात करें तो नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है कि जब भी एक बेकर आता है, उसकी एंट्री होती है घर के आसपास, जब वो सेल करता है तो हम किस साउंड से उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। दो साउंड उसने बता रखे हैं, वन इज थर्ड, जब कोई भी स्टिक लकड़ी जो है जब हम उसको जमीन पे हिट करते हैं तो एक थर्ड यानी एक डल साउंड आती है। नेक्स्ट इज जिंगल साउंड, जिंगल जब घंटियों के खनकने की आवाज होती है उसे हम जिंगल साउंड कहते हैं। ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, जब ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू लेकर अराइव होता है तब ये साउंड्स हमें फील होती हैं। हेराल्डिंग, ये साउंड्स हमें अनाउंस करती हैं कि उसका अराइवल हो गया है। एंड ही अराइव्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह अराइव करता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगह पे आप सुन सकते हो। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. So जो father जिन्होंने प्रोफेशन शुरू किया था वो शायद आज जिंदा नहीं है, बट उनके बेटे जो हैं वो अभी भी इस प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। These bakers are even today known as पेडर in Goa. इन बेकर्स को आज भी, इवन आज भी क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। मतलब तब से लेके अब तक स्टिल इट इज कंटिन्यू। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो बेकर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके बचपन में पहले क्या होता था, मे बी सिमिलर होता हो, लेकिन वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके बचपन में बेकर यूज्ड टू बी फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बेकर सिर्फ ब्रेड ही डिलीवर करने नहीं आता था, वो काफी चीजें भी बच्चों को सिखाता था, जिसमें वो उनका क्या रोल वो निभाता था। कभी वो उनका फ्रेंड बन जाता था, कभी वो उनका कंपेनियन, और कभी उनको गाइड करता था, अच्छी चीजें सिखाता था। तो उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल था। सो कैसे ये सारे रोल वो प्ले करता था, लेट अस सी। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम वो दिन में 2 बार आता था। इससे ज्यादा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हों, बट एटलीस्ट ही कम्स twice a day. When he set out in the morning on his selling round, first जब वो बेचने के लिए selling round पे निकलता था, when he returned after emptying his huge basket, और दूसरी बार जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके वापस आता था। तो ये उसके 2 राउंड हो गए, कम से कम वो 2 राउंड लगाता ही था दिन में। द जिंगलिंग थर्ड, और जो वो खनकने की डल साउंड है, यानी कि बैम्बू को बजाने की जो साउंड है, सो अक्सर वो क्या करता है कि एक बैम्बू की, एक बांस की लकड़ी लेता है और उसके ऊपर घंटियां बांध लेता है। जब वो जमीन पे उसको हिट करता है तो उसको हम जिंगलिंग थर्ड कहेंगे। उस जिंगलिंग थर्ड से हमारा जो ऑथर है वो साउंड उसके लिए एक अलार्म क्लॉक का काम करती है, और जिसको सुन के वो क्या करता है, ही वोकस फ्रॉम हिज स्लीप, वो उसकी नींद से उठता है। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम भागते हैं उसको मिलने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए। बच्चे उसकी आवाज सुनकर ही उठते हैं और उसे क्विकली, उनका पहला काम क्या होता है, उससे मिलना और उसका वेलकम करना। वाई वॉज इट सो? तो यहाँ पर वो ऑथर हमसे ही क्वेश्चनिंग करके इस बात पे
एम्फसिस डालना चाहता है कि वो ऐसा क्यों करता है। तो वो क्या बताना चाहता है कि क्या वो ब्रेड से बहुत प्यार करता है, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, नॉट एट ऑल। और वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। द loaves were bought by some Pascaine or Vestine, the maid servant of the house। कि जो loaves हैं उनको कौन लेकर आता है, Pascaine और Vestine। जो maid servants होती हैं, जो female servants होती हैं घर के, वो breads वो लेकर आते हैं। So फिर हमारे पास बच्चे क्यों जाते हैं? तो लूसियो रॉड्रिग्स हमें आंसर देते हैं, what we longed means what we desired। हमें किस चीज की डिजायर होती है, ब्रेड बैंगल्स की। यानी बच्चे जो हैं वो ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते हैं, जो ब्रेड बैंगल शेप में हमें मिलती है। तो ऐसी स्पेशल ब्रेड वो हमेशा कुछ बनाकर लाते हैं, बच्चे उसमें से बहुत ध्यान से चूज करते हैं। और समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और काफ़ी टाइम वो एक स्वीट ब्रेड होती है और वो भी स्पेशली डिज़ाइंड होती है। तो बच्चे अपने लिए स्पेशल डिज़ाइन वाली ब्रेड खरीदने के लिए जाते हैं, ना कि सिंपल वाली ब्रेड खरीदने के लिए जाते हैं। वो अपनी उनकी पसंद की ब्रेड खरीदने के लिए जाते हैं। The baker made his musical entry on the scene with a zang zang sound of his specially made bamboo staff. So on the scene means जब वो सबके घर पे आते हैं तो उनकी जो एंट्री है उसको उसने म्यूजिकल एंट्री कहा है। और वो म्यूजिकल एंट्री यानी बैम्बू की स्टिक के साथ जो उन्होंने बेल्स लगा रखे हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक साउंड निकलती है, दैट इज जैंग जैंग साउंड, स्पेशली मेड ऑफ बैम्बू स्टाफ। और जो स्पेशली किससे बनी होती है, बैम्बू की स्टाफ यानी कि स्टिक से। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ जब वो बेचने के लिए आता है तो उसकी बास्केट उसके हेड पे होती है, सिर पे होती है, और एक हाथ उसका उस बास्केट को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। एंड अदर बैंग द बैम्बू, और दूसरे हाथ से बैंग यानी हिट किया जाता है बैम्बू को ग्राउंड के ऊपर, सो दैट इट विल मेक अ ज़ेंग ज़ेंग साउंड। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और फिर वो जो लेडी ऑफ द हाउस या बेस्काइन आते हैं ब्रेड लेने के लिए, उन्हें वो विश करता है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, विश करना चाहिए। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, फिर वो अपनी बास्केट को एक वर्टिकल यानी वो अपने साथ बास्केट के लिए एक स्टैंड लेकर आता है वर्टिकल, और उसके ऊपर उसे रख देता है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद माइल्ड रिब्यूक, और हम बच्चों को पुश्ड यानी कि हल्का सा धक्का दिया जाता है और वो हमें साइड में कर दिया जाता है। लेकिन तरीका क्या है, माइल्ड यानी कि जेंटल, रिब्यूक यानी डांट के। तो यहाँ पे बच्चों को एक चीज़ और सीखने के लिए मिलती है कि हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एटिकेट्स यानी मैनर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम जेंटलनेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कोल्डिंग करना पड़े, गलत लैंग्वेज यूज़ करें, प्यार से भी कोई बात कही जा सकती है। द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, फाइनली वो लोव्स किसको डिलीवर कर दिए जाते हैं, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम लोगों को जो करना है। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं, वो उसकी बास्केट में झांकना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, वी वुड क्लाइम अ बेंच और दी पैरापेट, उसके लिए वो किसी बेंच पे चढ़ जाते हैं, पैरापेट या किसी मुंडेर पे चढ़ जाते हैं। पीप इनटू द बास्केट, और पीप मीन्स झांकना, बास्केट में झांकते हैं। समा आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, अभी भी लूसियो रॉड्रिग्स को उसके बचपन में जो उसने ब्रेड की जो खुशबू सूंघी थी वो आज भी वो याद कर सकता है, आज भी उसकी मेमोरीज में है। सो यहाँ पे उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स विद यू। नेक्स्ट चीज़ उसने क्या कहा है, तो वो कंपेनियन होता है कि यानी कि उम्र दराज साथ हो जाता है। सो लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़े लोगों के लिए लोव्स होते हैं और छोटे बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, फिर
हमारी फेवरेट ब्रेड मिलने के बाद तो हम लोग बिल्कुल केयर नहीं करते कि हमें दांतों को ब्रश करना है या फिर हमारे माउथ को वॉश करना है प्रॉपरली, इसका हमें कोई ध्यान नहीं रहता। ऑथर इसके लिए एक एक्सक्यूज दे रहा है कि हमें क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी, हमें क्यों करना चाहिए। वो कहता है हु विल टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कि कौन वो परेशानी लेगा और वो किस चीज की परेशानी लेगा, कि क्योंकि पुराने जमाने में दातुन किए जाते थे। इसी तरीके से हमारे जो लूसियो रॉड्रिग्स है वो बताते हैं कि गोवा में लोग मैंगो का लीफ प्लक करते हैं और मैंगो का लीफ प्लक करके उसे चीव करते हैं, जिससे उनका माउथ रिंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा करने की परेशानी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो थोड़ा सा लेजी हो रहा है प्लस उसकी फेवरेट चीज उसके सामने रखी है, इसलिए उसने ये एक्सक्यूज लिया है। और नेक्स्ट ही वांट टू से व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, ये सब कुछ क्यों जरूरी है, क्यों ब्रश करना जरूरी है, क्यों माउथ वॉश करना जरूरी है, क्यों टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, क्योंकि शेर तो कभी अपने मुंह में ब्रश नहीं करते, अपने टीथ में ब्रश नहीं करते हैं, तो हम भी शेर हैं, हमें भी ब्रश करने की जरूरत नहीं है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गरम चाय सब कुछ बिल्कुल अच्छे से वॉश कर देती है और साफ कर देती है बहुत ही अच्छे से। तो फिर हमें क्या जरूरत है, तो वो अपने केयरलेस नेचर को हाइड करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी पसंदीदा ब्रेड खाने के लिए वो जो डेली रूटीन है उससे ब्रेकअप ले लेता है और अपनी फेवरेट ब्रेड को एंजॉय करता है। सो फाइनली हमें ये बताया गया है कि ब्रेड जो है, इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि ब्रेड जो है हर एक ओकेजन पे चाहिए। कोई भी ओकेजन गोवा में बिना ब्रेड के कंप्लीट नहीं होता है। लेट अस सी ऑन विच ओकेजन्स ब्रेड इज नीडेड। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल। तो मैरिज गिफ्ट्स की बात करें, मैरिज के ऊपर जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर उनमें स्वीट ब्रेड बॉल इंक्लूडेड ना हो। नेक्स्ट ही सेज जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट लूजेस चार्म विदाउट अ ब्रेड। कोई भी पार्टी हो, कोई भी फीस्ट हो यानी दावत हो, उसकी भी चार्म, उसकी भी ब्यूटी चली जाती है अगर उसमें ब्रेड प्रेजेंट नहीं हो। सो इसका मतलब है कि मैरिज में भी हमें ब्रेड चाहिए, पार्टी में भी हमें ब्रेड चाहिए। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेकर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है गोवन विलेज में। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। और घर की लेडी जो है वो अपने डॉटर की एंगेजमेंट के ऊपर सैंडविच प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है? सैंडविच प्रिपेयर करती है। और ये सैंडविचेस किससे बनते हैं? ब्रेड से बनते हैं। यानी एंगेजमेंट भी पॉसिबली नहीं हो सकती अगर ब्रेड नहीं है। Next he says cakes and bolinas are must for Christmas as well as other festivals। तो हम बात करते हैं कि केक्स, अगर आपके पास क्रिसमस है और केक्स नहीं बने हैं, बोलिनाज नहीं बने हैं, तो फेस्टिवल का मज़ा भी नहीं आता है। तो ना फेस्टिवल पॉसिबल है, ना मैरिज पॉसिबल है, ना पार्टी पॉसिबल है, ना कोई एंगेजमेंट पॉसिबल है बिना ब्रेड के। सो ऑब्वियस सी चीज उसने हमें मेंशन की है कि प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इट इज कंप्लीटली एसेंशियल कि उसके बिना बेकर के फर्नेस और बेकर के बिना काम नहीं चलता, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि ब्रेड गोवन लाइफ के लिए, गोवन विलेज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। द ब्रेड और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। फिर हमें बता रखा है कि जो
बेकर्स हैं या हम मुझे ब्रेड सेलर्स कह सकते हैं, वो जिस ड्रेस को पहनते थे उस ड्रेस का नाम है कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, यानी इसने हमें दो ड्रेसेस के बारे में बताया है और उन दोनों को हम कबाई बोलते हैं। जब पोर्टुगीज यहाँ रूल करते थे, पुर्तगाली यहाँ रूल करते थे, और वो ब्रेड जब बेकरी शुरू की थी और जब ब्रेड बनाने वाले थे तो उस टाइम पे वो एक क्या पहना करते थे, एक सिंगल पीस में लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो कहाँ तक, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक जाती थी। बट विद बीइंग टाइम, समय के साथ उसका फॉर्म चेंज हो गया। जब ऑथर के हम बचपन की बात करें तो बेकर्स क्या पहना करते थे? ही सेज वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर व्हिच वाज शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। यानी कि वो अब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ऊपर एक शर्ट पहनी जाती है और नीचे एक ट्राउजर पहना जाता है। तो वो ट्राउजर जो है वो किस साइज का है? वो भी नीज से थोड़ा सा नीचे तक का है, यानी फुल लेंथ से थोड़ा सा शॉर्ट है और हाफ पैंट से थोड़ा नीचा है। So you can call it 3/4 or you can call it compared with a capri. Even today, anyone who wears a half pant, आज भी कोई ऐसा इंसान जिसने हाफ पैंट पहनी है, लेकिन वो हाफ पैंट कहाँ तक जाती है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, घुटनों से थोड़ा नीचे जाती है, उसे कमेंट मिलता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वो बंदा जो है उसका ड्रेसिंग सेंस किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? पेडर से कंपेयर कर सकते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। सो फाइनली पूरे महीने ब्रेड्स देने के बाद बिल की कलेक्शन वो मंथ के एंड में करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ। देन मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और ये उन ब्रेड्स का अकाउंट कहाँ रखते हैं? ये किसी न किसी दीवार पे, घर के आसपास कोई दीवार होती है और जस्ट एक पेंसिल से ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। हम बेकिंग की बात करें तो बेकिंग इंडीड यानी सचमुच एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, इसमें अच्छी कमाई होती है। पुराने दिनों में बहुत अच्छी कमाई होती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। अगर हम बात करें बेकर्स की और उसकी फैमिली की, वो कभी भी स्टार्व यानी भूखे नहीं मरते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। दिस शोज दैट दे अर्न टू गुड। He and his family, his servants always looked happy. वो उसके फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश और प्रोस्पेरस यानी समृद्ध। बोथ ही इज टू वेल्दी, हेल्दी एंड वेल्दी। और ये शो करता है कि सिंपली वही चीज शो कर रहा है कि बेकिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। दे आर प्लम फिजिक मीन्स देरी अच्छी खासी फैट बॉडी होती है उनकी। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। वो इस चीज का एविडेंस है कि किस चीज का एविडेंस है कि उनका जो प्रोफेशन है वो अच्छा प्रॉफिटेबल है। तो जब हम अच्छा कमा रहे हैं सो हम हष्ट पुष्ट होते हैं। एंड वही उसने शो कर रखा है कि उनकी जो फिजिक है, उनका जो मोटापा है, वो ये दिखाता है कि उनका प्रोफेशन अच्छी कमाई देता है। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर हम बात करें कि कोई पर्सन ऐसा है जिसकी जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है, यानी वो अगर कोई पर्सन जैकफ्रूट जैसा यानी कटहल जैसा दिखता है, मोटा ताजा दिखता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसकी लुक जो है, उसकी अपीयरेंस जो है, लुक जो है, वो बेकर से मिलती जुलती है। हम उसे बेकर से कंपेयर कर सकते हैं। So students, this is the end of the first part, that is Baker from Goa. So well, I hope you have understood the chapter, and if you have any problem you can ask any question on my WhatsApp number, and
subscribe for my more videos. Thank you. Have a nice day.